अध्याय 3 गुमनाम चिट्ठियाँ। ब्राज़ीलियन सांप के निकल भागने के कारण हैरी को अब तक की सबसे लंबी सज़ा मिली। जब उसे अलमारी से बाहर आने की छूट दी गई, तब तक गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी थीं। डडली अपना नया वीडियो कैमरा तोड़ चुका था, रिमोट कंट्रोल वाले हवाई जहाज को चकनाचूर कर चुका था और पहली बार रेसिंग बाइक चलाते समय बूढ़ी मिसेज फिक को तब तक टक्कर मार चुका था। जब वे बैसाखियों के सहारे प्राइवेट ड्राइव की सड़क पार कर रही थी, हैरी खुश था कि स्कूल बंद हो गया, परंतु डडली के गैंग से बचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वे रोज घर आ धमकते थे। पियर्स, डेनिस, मैल्कम और गार्डन सबके सब मोटे और मूर्ख थे, परंतु चूंकि डडली उनमें सबसे मोटा और सबसे मूर्ख था, इसलिए वह उनका लीडर था। बाकी सभी खुशी खुशी डडली के मनपसंद खेल हैरी का शिकार में शामिल हो जाते थे। इस वजह से हैरी ज़्यादातर समय घर से बाहर रहना पसंद करता था। यहाँ वहाँ भटकते हुए वह छुट्टियों के खत्म होने के बारे में सोचता, तो उसे आशा की हल्की सी किरण नज़र आती। जब सितंबर आएगा तो वह स्कूल में जाएगा और जीवन में पहली बार वह डडली के साथ नहीं पढ़ेगा। डडली का वर्नन अंकल के पुराने स्कूल स्मेल्टिंग्स में भेजा जा रहा था। पियर्स पॉलकिस भी वहीं जा रहा था। दूसरी तरफ हैरी एक सरकारी स्कूल स्टोन वॉल्स हाई स्कूल में जाने वाला था, जिसका डडली मजाक उड़ाता रहता था। स्टोन वॉल में पहले दिन बच्चों का सेट टॉयलेट के अंदर डालते हैं, उसने हैरी से कहा। चाहो तो ऊपर आकर उसकी प्रैक्टिस कर लो। नहीं धन्यवाद, हैरी ने कहा। बेचारे टॉयलेट के अंदर तुम्हारे सिर जितनी गंदी चीज़ें पहले कभी नहीं गई होंगी। वह बीमार होगा। इसके पहले कि डडली उसके कहने का मतलब समझ पाए, हैरी ने दौड़ लगा दी। जुलाई में पेटूनिया आंटी डडली को एक दिन लंदन ले गई, क्योंकि डडली के लिए स्मेल्टिंग्स की यूनिफॉर्म खरीदनी थी। हैरी को वे मिसेज फिक के यहाँ छोड़ गई। मिसेज फिक का व्यवहार आज पहले जितना बुरा नहीं था। बाद में हैरी को पता चला कि अपनी पालतू बिल्लियों में से एक के कारण वे गिर गई थीं, जिससे उनकी टांग टूट गई, और शायद इसलिए अब मिसेज फिक को बिल्लियों से पहले जितना प्रेम नहीं रहा था। उन्होंने हैरी को टेलीविज़न देखने दिया और उसे थोड़ा सा चॉकलेट केक भी दिया, जिसका स्वाद ऐसा था जैसे कोई कई सालों से उसे संभाल कर रखा गया हो। उस शाम डडली ने अपनी नई चमचमाती यूनिफॉर्म में पूरे परिवार के सामने ड्राइंग रूम में परेड की। स्मेल्टिंग्स में पढ़ने वाले लड़के महरून रंग का लंबा कोट, नारंगी नेकर और ओट्स नाम के स्ट्रॉ हैट पहनते थे। वे कांटदार छड़ी भी रखते थे और टीचर्स की आंख बचाकर उससे एक दूसरे को मारते थे। ऐसा लगता था जैसे बाद के जीवन के लिए यह बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। जब वर्नन अंकल ने डडली को नई यूनिफॉर्म में देखा, तो वे भरी आवाज़ में बोले कि यह उनके जीवन का सबसे गौरवशाली पल है। पेटूनिया आंटी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वे कहने लगे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा छोटा सा डडली, जो इतना सुंदर और बड़ा दिख रहा है। हैरी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे हंसी रोकने की कोशिश में उसकी दो पसलियाँ पहले ही टूट चुकी हों। अगली सुबह जब हैरी नाश्ता करने गया, तो किचन में भयानक बदबू भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बदबू सिंक में रखे लोहे के एक बड़े टब में से आ रही थी। उसने उसमें झाँक कर देखा। टब में गंदे कपड़े भरे थे, जो पूरे पानी में तैर रहे थे। यह क्या है? उसने पेटूनिया आंटी से पूछा। उसके होंठ जैसे सिले हुए थे, क्योंकि जब भी वह सवाल पूछने की गुस्ताखी करता था, वह अपने होंठ कसकर बंद कर लेता था। तुम्हारी नई स्कूल यूनिफॉर्म, उन्होंने कहा। हैरी ने एक बार फिर टब में देखा। अच्छा, उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि इसका इतना गीला होना जरूरी है। बेवकूफ़ हो क्या? पेटूनिया आंटी ने तमतमाते हुए कहा।
मैं तुम्हारे लिए डडली के पुराने कपड़े भूरे रंग में रंग रही हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा तो यह यूनिफॉर्म भी बाकी बच्चों जैसी ही दिखेगी। हैरी को इस बारे में संदेह था, परंतु उसने सोचा कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वह टेबल पर बैठ गया और उसने कोशिश की कि इस बारे में ना सोचे कि स्टोनवॉल हाई स्कूल में पहले दिन उसका हुलिया कैसा दिखेगा। शायद वैसा जैसे उसने किसी बड़े हाथी की खाल ओढ़ रखी हो। डडली और वर्नन अंकल अंदर आए और हैरी की नई यूनिफॉर्म की बदबू के कारण दोनों की नाक सिकुड़ी हुई थी। वर्नन अंकल ने हमेशा की तरह अपना अखबार खोला और डडली अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी से, जिसे वह हर जगह साथ ले जाता था, टेबल पर ठक ठक करने लगा। तभी उन्हें लेटर बॉक्स खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर फर्श पर चिट्ठियाँ गिरने की आवाज़ आई। चिट्ठियाँ लाओ डडली, वर्नन अंकल ने अखबार के पीछे से कहा। हैरी से कहो ना। हैरी, चिट्ठियाँ लाओ। डडली से कहिए ना। डडली, अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी से चुभाओ। अपने आप को स्मेल्टिंग की छड़ी से बचाते हुए हैरी चिट्ठियाँ लाने चला गया। फर्श पर 3 चिट्ठियाँ पड़ी थीं। वर्नन अंकल की बहन मॉर्ज का पोस्टकार्ड जो आइल ऑफ वाइट पर छुट्टियाँ मना रही थीं, एक भूरा लिफाफा जो शायद कोई बिल था और एक चिट्ठी हैरी के नाम। हैरी ने चिट्ठी उठाई और उसे गौर से देखा। उसका दिल किसी बड़े रबर बैंड की तरह उछल रहा था। जिंदगी में किसी ने भी कभी भी उसे चिट्ठी नहीं लिखी थी। उसे कौन चिट्ठी लिखता? उसके ना दोस्त थे, ना ही रिश्तेदार। वह किसी लाइब्रेरी का मेंबर भी नहीं था, इसलिए उसे किताबें लौटाने के बारे में अपमानजनक पत्र भी नहीं मिलते थे। बहरहाल उसके सामने एक चिट्ठी थी और पते में साफ जाहिर था कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी, प्राइवेट ड्राइव 4, लिटिल विंगिंग स्रे। लिफाफा मोटा और भारी था तथा पीले चमड़े के कागज से बना था और उस पर हरी स्याही से पता लिखा था। लिफाफे पर एक भी टिकट नहीं लगा था। लिफाफे को पलटते समय उसके हाथ कांपने लगे। हैरी ने देखा कि लिफाफे के पीछे जामुनी मोम की मुहर लगी थी और उस मोनो एक ऐसा मोनो बना था। मोनो में एक शेर, एक चील, एक बिच्छू और एक सांप थे और बीच में बड़ा सा एच लिखा हुआ था। जल्दी करो लड़के, वर्नन अंकल किचन से चीखे। तुम क्या कर रहे हो? कहीं चिट्ठी में रखे बम की जांच तो नहीं करने लगे? वे अपने मजाक पर खुद ही हंस पड़े। हैरी किचन में वापस आया। वह अब भी अपनी चिट्ठी को घूर रहा था। उसने वर्नन अंकल को बिल और पोस्ट कार्ड दे दिए, फिर बैठकर धीरे से अपना पीला लिफाफा खोलने लगा। वर्नन अंकल ने बिल वाला लिफाफा खोला, उसे नफरत से पढ़ा और फिर पोस्ट कार्ड पर निगाह डाली। मार्ज बीमार है, उन्होंने पिटूनिया आंटी को बताया। उसने बासी मछली खा ली थी। डैड, डडली अचानक चिल्लाया। डैड, हैरी के पास कुछ है। हैरी इस समय अपनी चिट्ठियाँ खोलने ही वाला था, जो लिफाफे की तरह ही चमड़े के भारी कागज पर लिखी थी, परंतु तभी वर्नन अंकल ने उसके हाथ से चिट्ठी तेजी से छीन ली। यह मेरी चिट्ठी है, हैरी ने कहा और उसे वापस छीनने की कोशिश की। तुम्हें चिट्ठी कौन लिखेगा? वर्नन अंकल ने ताना मारते हुए कहा। उन्होंने एक हाथ से चिट्ठी खोली और उस पर नज़र दौड़ाई। ट्रैफिक लाइट्स जितनी तेज़ी से रंग बदलती हैं, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से उनका चेहरा लाल से हरा हो गया। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। कुछ ही सेकंड में उनका चेहरा बासी दलिये की तरह भूरा सफ़ेद हो गया। पिटूनिया, वे हाँफते हुए बोले। डडली चिट्ठी छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पढ़ सके, परंतु वर्नन अंकल ने चिट्ठी इतनी ऊंची पकड़ रखी थी कि वो उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। पिटूनिया आंटी ने उत्सुकता से चिट्ठी ली और उसकी पहली लाइन पढ़ी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वे बेहोश होने वाली हों। उन्होंने अपना गला पकड़ लिया और दम घुटने जैसी आवाज़ निकाली। वर्नन! हे भगवान वर्नन!
वे एक दूसरे की तरफ एकटक देखते रहे। वे भूल गए थे कि हैरी और डडली अब भी उसी कमरे में थे। डडली को यह सहन करने की आदत नहीं थी कि उसकी तरफ ध्यान न दिया जाए। उसने अपनी स्मेल्टिंग की छड़ी अपने डैडी के सिर पर खट से मारी। मैं उस चिट्ठी को पढ़ना चाहता हूँ, वह जोर से चिल्लाया। हैरी ने बौखलाते हुए कहा, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि यह मेरी चिट्ठी है। दोनों बाहर निकल जाओ, वर्नन अंकल ने चिट्ठी को लिफाफे के अंदर ठूंसते हुए कहा। हैरी हिला भी नहीं। मुझे चिट्ठी चाहिए, वह चिल्लाया। मुझे चिट्ठी पढ़ने दो, डडली चीख रहा था। बाहर, वर्नन अंकल गरजे। इसके बाद उन्होंने हैरी और डडली की गर्दन पकड़ी और उन्हें हॉल में से फेंक दिया और किचन का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया। हैरी और डडली तत्काल में एक जोरदार परंतु खामोश लड़ाई होने लगी कि चाबी के छेद में से कौन सुनेगा। डडली इस लड़ाई में जीत गया और इसलिए हैरी, जिसके एक कान पर उसका चश्मा लटक रहा था, पेट के बल लेटकर इस दरार में से सुनने लगा जो दरवाजे और फर्श के बीच में थी। वर्नन, पेटूनिया आंटी कांपती आवाज में कह रही थी। पता देखो, उन्हें कैसे मालूम वह कहाँ सोता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे घर पर नजर रखे हों? नजर रखे हों, जासूसी कर रहे हों, पीछा कर रहे हों, कुछ भी हो सकता है, वर्नन अंकल बहुत परेशान आवाज में बोले। परंतु वर्नन, हम क्या करें? इसका जवाब दें, यह कहते कि हम नहीं चाहते। हैरी को दिख रहा था कि वर्नन अंकल के चमकते काले जूते किचन में इधर से उधर जा रहे थे। नहीं, उन्होंने फैसला करते हुए कहा, नहीं, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई जवाब नहीं मिलेगा तो हाँ, यही सबसे अच्छा रहेगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर मैं अपने घर में उस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहता पेटूनिया। जब हमने उसे घर में रखा था तो क्या हमने उस वक्त यह कसम नहीं खाई थी कि इस खतरनाक बेवकूफ़ी को बंद कर देंगे? उस शाम को ऑफिस से लौटने के बाद वर्नन अंकल ने एक ऐसा काम किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वे हैरी की अलमारी में उससे मिलने गए। जैसे वे वर्नन अंकल दरवाजा में जैसे तैसे घुसकर अंदर आए, हैरी ने पूछा, मेरी चिट्ठी कहाँ है? मुझे किसने चिट्ठी लिखी है? किसी ने नहीं, उस पर गलती से तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, वर्नन अंकल ने रूखेपन से कहा। मैंने चिट्ठी जला दी है। कहीं कोई गलती नहीं थी? हैरी ने गुस्से से कहा। उस पर मेरी अलमारी का पता लिखा था। चुप रहो, वर्नन अंकल इतनी जोर से चीखे कि छत में से 2 मकड़ियाँ नीचे गिर गईं। कई गहरी सांसें लेने के बाद वर्नन अंकल ने अपने चेहरे को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, जो बहुत कष्ट में दिख रहा था। अच्छा हाँ हैरी, इस अलमारी के बारे में तुम्हारी आंटी और मैं सोच रहे थे। अब तुम्हारे हिसाब से अलमारी छोटी पड़ने लगी है। हमने सोचा अच्छा यही होगा कि तुम डडली के दूसरे बेडरूम में रहने लगो। क्यों? हैरी ने कहा। सवाल मत पूछो, अंकल ने गुर्राते हुए कहा। अपना सामान ऊपर ले जाओ अभी। डर्सली के परिवार में 4 बेडरूम थे। एक वर्नन अंकल और पेटूनिया आंटी के लिए, दूसरा मेहमान के लिए, आमतौर पर वर्नन अंकल ही की बहन मार्ज, तीसरा जिसमें डडली सोता था, और चौथा वहाँ जहाँ डडली अपने खिलौने और वे सारी चीज़ें रखता था जो उसके पहले बेडरूम में नहीं समा पाती थीं। हैरी को अपना पूरा सामान अलमारी से इस कमरे तक ले जाने में सिर्फ एक ही चक्कर लगाना पड़ा। वह बिस्तर पर बैठा और उसने अपने चारों तरफ ध्यान से देखा। यहाँ रखी लगभग हर चीज़ टूटी फूटी थी। 1 महीने पुराना वीडियो कैमरा उस छोटे और सही सलामत टैंक के ऊपर पड़ा था, जिसे एक बार डडली ने पड़ोसी के कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया था। कोने में डडली का पहला टेलीविज़न रखा था, जिसे उसने उस दिन लात मारकर तोड़ दिया था जब उसका मनपसंद सीरियल नहीं आया था। पक्षी रखने का एक बड़ा सा पिंजरा भी था, जिसमें कभी एक तोता रहता था, जिसकी अदला बदली करके डडली ने एक स्कूल के एक दोस्त से असली एयर राइफल ली थी। वह राइफल शेल्फ के ऊपर रखी थी और उसका कोना बुरी तरह पिचका हुआ था, क्योंकि डडली उस पर बैठ गया था। बाकी की शेल्फों में किताबें रखी थीं।
कमरे में बस किताबें ही ऐसी दिख रही थी जैसे उन्हें कभी छुआ ही नहीं गया था। नीचे डडली की अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं नहीं चाहता वह वहाँ रहे, मुझे वह कमरा चाहिए, उसे वहाँ से बाहर निकालो। हैरी ने आँ भरी और बिस्तर पर लेट गया। कल तक यहाँ रहने के लिए वह सब कुछ दे सकता था, पर आज वह बिना चिट्ठी के इस कमरे में रहने के बजाय चिट्ठी के साथ उस अलमारी में वापस जाने के लिए तैयार था। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब चुप थे। डडली सदमे में था। वह चीखा था, चिल्लाया था, अपने डैडी को अपनी स्मेल्टिंग की छड़ी से मारा था, बीमारी का नाटक किया था, अपनी माँ को लातें मारी थी, ग्रीन हाउस की छत से अपने कछुए को फेंका था, और इस सब के बाद भी उसे अपना कमरा वापस नहीं मिला। हैरी गुजरे हुए कल के इसी समय के बारे में सोच रहा था और दुखी हो रहा था कि काश उसने हॉल में ही अपनी चिट्ठी पढ़ ली होती। वर्नन अंकल और पिटोनिया आंटी एक दूसरे की तरफ रहस्यपूर्ण ढंग से देख रहे थे। वर्नन अंकल हैरी से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे, और जब डाक आई उन्होंने डडली को डाक लेने भेजा। डडली पूरे हॉल में स्मेल्टिंग छड़ी से हर चीज़ को ठोकता हुआ गया। फिर वह चिल्लाया, एक और चिट्ठी आ गई, एक और चिट्ठी आ गई। मिस्टर एच पोर्टर, सबसे छोटा बेडरूम, प्राइवेट ड्राइव 4। दबी हुई चीख के साथ वर्नन अंकल कुर्सी से उछले। उन्होंने हॉल में से दौड़ लगा दी। हैरी ठीक उनके पीछे दौड़ रहा था। डडली के हाथ से चिट्ठी छीनने के लिए वर्नन अंकल को उसे ज़मीन पर गिराना पड़ा। यह काम और भी ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि हैरी ने पीछे से हाथ डालकर वर्नन अंकल की गर्दन पकड़ ली थी। 1 मिनट की उठापटक के बाद, जिसमें हर एक को स्मेल्टिंग्स की छड़ी कई बार पड़ी, वर्नन अंकल सीधे खड़े हो गए। वे हाँफ रहे थे और हैरी की चिट्ठी उनके हाथ में थी। अलमारी में जाओ, मेरा मतलब अपने बेडरूम में, वे हैरी से हाँफते हुए बोले। डडली, तुम भी जाओ, दफ़ा हो जाओ। हैरी अपने नए कमरे में गोल गोल घूमता रहा। कोई जानता था कि वह अपनी अलमारी से निकलकर कहीं और सोने लगा था, और वह यह भी जानता था कि उसे पहली चिट्ठी नहीं मिली। निश्चित रूप से इसका मतलब यह था कि वह दोबारा कोशिश करेगा, और इस बार वह ऐसा इंतज़ाम कर लेगा ताकि वह उस चिट्ठी पहुंचाने में सफल हो जाए। उसके दिमाग में एक योजना थी। अगली सुबह 6 बजे सुधरी हुई अलार्म घड़ी की घंटी बजी। हैरी ने लपक कर उसे बंद किया और चुपचाप कपड़े पहने। वह डर्सली परिवार को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए बिना लाइट जलाए यह दबे पांव नीचे उतरा। वह प्राइवेट ड्राइव के कोने पर पोस्टमैन का इंतज़ार करने जा रहा था ताकि नंबर 4 की चिट्ठियाँ सबसे पहले उसी के हाथ लग जाएं। अंधेरे हॉल में बाहर आने के दरवाजे की तरफ रेंगते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आ! हैरी हवा में उछल पड़ा। वह फर्श पर पड़ी किसी मोटी और गिलगिली चीज पर चढ़ गया था, किसी जिंदा चीज पर। ऊपर की मंजिल की बत्तियां खट से जली, और हैरी ये देखकर आतंकित हो गया कि जिस गिलगिली चीज पर वह चढ़ा था वह उसके अंकल का चेहरा था। वर्नन अंकल स्लीपिंग बैग में सामने वाले दरवाजे से टिककर सो रहे थे। यह बात तय थी कि वे पक्का इंतजाम कर लेना चाहते थे ताकि हैरी वो काम ना कर पाए जिसे करने की वह कोशिश कर रहा था। वह आधे घंटे तक हैरी को डांटते रहे और फिर उन्होंने एक कप चाय बनाकर लाने को कहा। हैरी पैर पटकते हुए दुखी मन से किचन में गया, और जब वह लौटकर आया तब तक डाक आ चुकी थी और वर्नन अंकल की गोद में पड़ी थी। हैरी को दिख रहा था कि 3 चिट्ठियां पर हैरी शाही से पता लिखा था। मैं चाहता हूँ, उसने कहना शुरू किया, परंतु वर्नन अंकल उसकी आंखों के सामने चिट्ठियां फाड़ रहे थे। वर्नन अंकल उस दिन ऑफिस नहीं गए, वे घर पर ही रहे। उन्होंने कील ठोककर लेटर बॉक्स को बंद कर दिया। देखो, मुंह में कीलें भरी होने के बावजूद वे पुटेनिया आंटी को समझा रहे थे, जब वे लोग चिट्ठियां नहीं पहुंचा पाएंगे तो हार मान लेंगे। वर्नन, मुझे नहीं लगता कि वे इतनी आसानी से हार मान लेंगे। अरे, वे लोग तुम्हारी और मेरी तरह थोड़ी ही सोचते हैं। उनके सोचने का ढंग बहुत अजीब होता है, वर्नन अंकल ने कहा,
और फिर उन्होंने एक कील को फ्रूट केक के एक टुकड़े से ठोकने की कोशिश की जो पिटूनिया आंटी उनके खाने के लिए लाई थीं। शुक्रवार को हैरी के नाम की 12 चिट्ठियाँ आ गईं। जब चिट्ठियाँ लेकर बॉक्स में से अंदर नहीं घुस पाईं तो उन्हें दरवाजे के नीचे से सरकाकर अंदर डाला गया। कुछ चिट्ठियों को किनारे की दरारों में से और कुछ को तो नीचे वाले बाथरूम के रोशनदान में से अंदर डाला गया। वर्नन अंकल उस दिन भी घर पर ही सो रहे थे। सारी चिट्ठियों को जलाने के बाद उन्होंने हथौड़ी और कील उठाकर अगले और पिछले दरवाजे की सारी दरारें बंद कर दी। अब कोई अंदर तो क्या बाहर भी नहीं जा सकता था। काम करते करते वे टिप्टो थ्रू द टू प्लेस गुनगुना रहे थे और जरा जरा सी आवाज़ पर चौंक जाते थे। शनिवार को स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। हैरी के नाम की 24 चिट्ठियां घर के अंदर घुस आईं, जो 2 दर्जन अंडों के भीतर एक एक करके मोड़ी और छुपाई गई थीं। उनका दूध वाला बहुत परेशान दिख रहा था। जब उसने यह अंडे ड्राइंग रूम की खिड़की से पेटूनिया आंटी को दिए, वर्नन अंकल गुस्से से पागल होकर पोस्ट ऑफिस और डेयरी में फ़ोन लगा रहे थे ताकि उन्हें कोई सही आदमी मिल जाए जिससे वे इसकी शिकायत कर सकें। इस बीच पेटूनिया आंटी ने अपनी मिक्सी में से चिट्ठियाँ में पीस डाली। आखिर दुनिया में ऐसा कौन है जो तुम्हें कुछ कहने के लिए इतना चटपटा रहा है? डडली ने हैरी से आश्चर्य से पूछा। रविवार की सुबह नाश्ते की टेबल पर वर्नन अंकल थके हुए थे और थोड़े बीमार भी दिख रहे थे, परंतु वे खुश थे। इतवार को डाक नहीं आती। उन्होंने अखबार पर मुरब्बा लगाते हुए उन्हें खुशी खुशी याद दिलाया। आज कोई बेहुदा चिट्ठी नहीं आ सकती। जब वे बोल रहे थे तभी किचन की चिमनी में से कोई चीज़ सरसराती हुई नीचे आई और उनके सिर से पिछले हिस्से पर चटक से पड़ी। अगले ही पल वह अंगीठी में से 30 या 40 चिट्ठियाँ गोलियों की तरह बरसने लगीं। बाकी सभी ने अपने सिर झुका लिए, परंतु हैरी चिट्ठी पकड़ने के लिए हवा में उछला। बाहर जाओ, बाहर जाओ! वर्नन अंकल ने हैरी को कमर से पकड़ा और बाहर हॉल में फेंक दिया। जब पेटूनिया आंटी और डडली अपने चेहरे पर हाथ रखकर बाहर निकल गए तो वर्नन अंकल ने दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने के बाद भी बाहर से वे सुन सकते थे कि चिट्ठियाँ अब भी कमरे में तैरती हुई घुस रही थीं और दीवारों तथा फर्श पर टकरा रही थीं। बहुत हो गया, वर्नन अंकल ने कहा। वे शांत लहजे में बोलने की कोशिश कर रहे थे, परंतु बोलते समय वे अपने मूंछ के बाल लगातार उखाड़ते जा रहे थे। 5 मिनट में तुम सब चलने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं। सिर्फ कुछ कपड़े पैक कर लो, कोई बहस नहीं। अपनी आधी मूंछ के बिना वे इतने खतरनाक दिख रहे थे कि उनसे बहस करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। 10 मिनट बाद वे लोग कीलों से बंद दरवाजे को झटके से खींचते हुए बड़ी मुश्किल बाहर आए। कार में बैठे और कार हाईवे पर हवा से बातें करने लगी। डडली पिछली सीट पर सुबह रहा था। उसके डैडी ने उसे सिर पर मार दिया था क्योंकि अपने टेलीविज़न, वीसीआर और कंप्यूटर को स्पोर्ट्स बैग में पैक करने में उसे कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा था। उनकी कार चलती रही और चलती रही, यहाँ तक कि पेटूनिया आंटी भी यह पूछने में डर रही थी कि वे जा कहाँ रहे हैं। बीच बीच में वर्नन अंकल झटके से गाड़ी मोड़ लेते थे और कुछ समय तक विपरीत दिशा में कार चलाते रहते थे। जब वे झटके से गाड़ी मोड़ते थे तो वे यह शब्द बुदबुदाते थे। पीछा करने वालों, अब क्या करोगे? पीछा करने वालों, अब क्या करोगे? दिन भर हो गया, परंतु वे खाने पीने के लिए कहीं नहीं रुके। रात तक डडली दुखी होकर चिंघाड़ने लगा। उसकी ज़िंदगी में इतना बुरा दिन पहले कभी नहीं गुजरा था। वह भूखा था। उसके 5 मनपसंद टेलीविज़न सीरियल छूट गए थे। यही नहीं, आज से पहले वह अपने कंप्यूटर पर किसी दुश्मन को मारे बिना इतने समय तक कभी नहीं रहा था। आखिरकार अंकल एक गंदे से होटल के सामने रुके जो एक बड़े शहर के बाहरी हिस्से में था। डडली और हैरी एक ही कमरे में सोए, जिसमें डबल बेड था और सीली हुई गंदी चादरें थीं।
डडली खर्राटे भरने लगा, पर हैरी जागता रहा। वह खिड़की की चौखट पर बैठकर नीचे से गुजरती हुई कारों को रोशनियों को देख रहा था और सोच रहा था। अगले दिन नाश्ते में उन्होंने बासी कॉर्नफ्लेक्स और ठंडे डिब्बा बंद टमाटर के साथ टोस्ट खाए। उन्होंने नाश्ता खत्म ही किया था कि तभी होटल की मालकिन उनकी टेबल के पास आई। माफ़ कीजिए, परंतु क्या आप में से किसी का नाम मिस्टर पॉटर है? मेरे पास रिसेप्शन में इस तरह की लगभग 100 चिट्ठियाँ रखी हैं। उसने एक चिट्ठी दिखाई ताकि वे हरी स्याही में लिखा पता पढ़ सके। मिस्टर एच पॉटर, कमरा नंबर 17, रेलव्यू होटल, कॉकवर्थ। हैरी ने चिट्ठी को झपटना चाहा, परंतु वर्नन अंकल ने उसके बढ़े हुए हाथ को हटाकर एक तरफ कर दिया। मालकिन घूरती रही। मैं उन्हें ले लेता हूँ, वर्नन अंकल बोले, और जल्दी से खड़े होकर वे उसके पीछे पीछे डाइनिंग रूम से बाहर चल गए। डियर, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम घर लौट चलें? पिटूनिया आंटी ने कई घंटे बाद डरते डरते सुझाव दिया, परंतु ऐसा लगा जैसे वर्नन अंकल ने उनकी बातें सुनी ही नहीं थीं। वर्नन अंकल क्या चाहते थे, यह उनमें से कोई नहीं जानता था। वर्नन अंकल उन्हें कार से जंगल के बीचों बीच ले गए। वहाँ कार से बाहर निकले, चारों तरफ देखा, अपना सिर हिलाया, दोबारा कार में बैठे और एक बार फिर चल पड़े। यही हाल ही में जूते एक खेत के बीच, एक झूला पुल के बीचों बीच और एक बहुमंजिल कार पार्किंग में हुआ। डैडी पागल हो गए हैं है ना? डडली ने पिटूनिया आंटी से देर शाम को ढीली आवाज़ में पूछा। वर्नन अंकल कार को समुद्र के किनारे पार्क करने और उन सभी को उसके अंदर लॉक करके कहीं चले गए थे। बारिश होने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें कार की छत पर शोर मचाने लगीं। डडली छींक रहा था। आज सोमवार है, वह अपनी माँ से बोला। द ग्रेट हॉम्टो आज रात आने वाला है। मैं किसी ऐसी जगह पर ठहरना चाहता हूँ जहाँ टेलीविज़न हो। सोमवार को यह सुनकर हैरी को कुछ याद आया। अगर आज सोमवार था और टेलीविज़न के कारण डडली के सप्ताह के दिनों के बारे में आम तौर पर कोई गलती नहीं हो सकती थी, कल यानी मंगलवार को हैरी का 11वां जन्मदिन है। जाहिर है उसके बर्थडे खास खुशी के मौके नहीं होते थे। पिछले साल डर्सली परिवार ने उसे कोट टांगने वाली हैंगर दिया था और वर्नन अंकल ने एक जोड़ी पुरानी मोजे भी। फिर भी कोई रोज़ रोज़ तो 11 साल का नहीं होता है। वर्नन अंकल वापस लौट आए थे और अब वे मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में एक लंबा पतला पैकेट था और जब पिटूनिया आंटी ने उनसे पूछा कि वे क्या खरीद कर लाए हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सही जगह मिली है, उन्होंने कहा। आ जाओ, सब बाहर निकल आओ। कार के बाहर बहुत ठंडक थी। वर्नन अंकल समुद्र के काफ़ी भीतर एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा कर रहे थे। चट्टान के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिससे बुरी झोपड़ी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बात तो तय थी, वह कोई टेलीविज़न नहीं था। आज रात के लिए तूफान की भविष्यवाणी की गई है, वर्नन अंकल ने खुशी से दमकते हुए और ताली बजाते हुए कहा, और इस भले आदमी ने मेहरबानी करके हमें अपनी नाव उधार दे दी है। बिना दांतों वाला एक बूढ़ा आदमी धीमी गति से चलते हुए उनके पास आया। थोड़ी कुटिल मुस्कान के साथ उसने एक पुरानी नाव की तरफ इशारा किया जो नीचे स्लेटी भूरे पानी में हिचकोले खा रही थी। खाने पीने का थोड़ा सामान मैंने ले लिया है, वर्नन अंकल बोले। सब लोग नाव पर चढ़ जाओ। नाव में उनकी कुल्फी जमने लगी। समुद्र की बर्फीली बौछार और बारिश उनके गले के नीचे उतर रही थी और ठंडी हवा चेहरे पर कोड़े बरसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घंटों बाद वे उस चट्टान तक पहुँचे जहाँ से वर्नन अंकल फिसलते और लड़खड़ाते हुए उन्हें टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गए। अंदर की हालत बहुत भयानक थी। समुद्री शैवाल की बुरी बदबू आ रही थी। लकड़ी की दीवारों के बीच मोटी मोटी दरारों से हवा सीटी बजाती हुई आ रही थी और अंगीठी सीली व खाली थी।
झोपड़ी में सिर्फ 2 ही कमरे थे। वर्नन अंकल के खाने पीने के सामान में 4 केले और सबके लिए आलू की चिप्स और एक पैकेट ही था। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, पर चिप्स की खाली पैकेट सिर्फ धुआं निकाल कर ही सिकुड़ गए। ऐसे समय में चिट्ठियां होती तो मजा आ जाता है ना, वह खुशी खुशी बोले। वे बहुत अच्छे मूड में थे। जाहिर था वे सोच रहे थे कि इस तूफान में उन तक चिट्ठियां नहीं पहुंच सकती। हैरी मन ही मन इस बात से सहमत था, हालांकि इस विचार से उसे जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। जब रात हुई तो भविष्यवाणी के अनुसार तूफान उनके चारों तरफ गरजने लगा। ऊंची लहरों की बौछार झोपड़ी की दीवारों पर टकराने लगी और तूफानी हवा गंदी खिड़कियों को हिलाने लगी। पिटूनिया आंटी को दूसरे कमरे में कुछ सीले हुए कंबल मिल गए और उन्होंने दीमक लगे सोफे पर डडली के लिए बिस्तर लगा दिया। वे और वर्नन अंकल अंदर वाले मोटे पलंग पर सोने चले गए और हैरी को उसके हाल पर छोड़ दिया कि वह फर्श पर सबसे नर्म जगह ढूंढ ले और सबसे पतले तथा फटे कंबल के नीचे दुबककर सो जाए। जब रात गहराने लगी तो तूफान और भी भयानक होता चला गया। हैरी सो नहीं सका। वह कांपता रहा, करवटें बदलता रहा और कोशिश करता रहा कि थोड़ा आराम मिल जाए, परंतु उसका पेट भूख के मारे गुड़गुड़ा रहा था। डडली के खर्राटे तूफान की आवाज़ों में दब गए, जो आधी रात के करीब शुरू हुआ था। डडली की घड़ी उसकी मोटी कलाई पर सोफे के नीचे लटकी हुई थी और हैरी को उसके चमकते डायल से यह दिख रहा था कि 10 मिनट बाद यह 11 साल का हो जाएगा। वह लेटा रहा और देखता रहा कि उसका बर्थडे टिक टिक करके करीब आ रहा है। वह सोच रहा था कि क्या डर्सली परिवार को उसका बर्थडे याद रहेगा, और यह भी कि चिट्ठियाँ लिखने वाला इस समय कहाँ होगा। 5 मिनट बचे थे। हैरी को बाहर किसी चीज़ के चरमराने की आवाज़ आई। उसे डर लगा कि कहीं छत टूटकर न गिर जाए, हालांकि ऐसा होने पर उसे अधिक गर्मी मिल जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं था। 4 मिनट बचे थे। शायद प्राइवेट ड्राइव के घर में अब तक इतनी सारी चिट्ठियाँ इकट्ठी हो गई होंगी कि जब वे वापस लौटेंगे तो वह किसी तरह एक चिट्ठी चुराने में सफल हो जाएगा। 3 मिनट बचे थे। क्या यह समुद्र की आवाज़ थी जो इतनी बुरी तरह चट्टानों से टकरा रहा था? और 2 मिनट बचे थे। यह अजीब सी चटकने की आवाज़ कैसी थी? क्या कोई चट्टान समुद्र में गिर रही थी? 1 मिनट बचा और फिर वह 11 साल का हो गया। 30 सेकंड, 20, 10, 9। शायद उसे डडली को उठा देना चाहिए, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। 3, 2, 1। बढ़ाम! पूरी झोपड़ी हिल गई। हैरी उठकर सीधा बैठ गया, दरवाजे को घूरने लगा। कोई बाहर खड़ा था और अंदर आने के लिए दरवाज़ा खटखटा रहा था।